रशिया यूक्रेन युद्ध के 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन बाद दुनिया पर अब परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों को तैयार रखने का आदेश देकर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सभी को डर है कि रशिया कहीं न्यूक्लियर अटैक न कर दे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों को परमाणु जंग से डरने की जरूरत नहीं है। बाइडेन का यह बयान इशारा करता है कि अमेरिका भी परमाणु हमले का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। नमस्ते, मैं राशिद। दुनिया ने 1945 में आखिरी बार परमाणु युद्ध की तबाही देखी, त्रासदी देखी। 77 साल बाद यूक्रेन युद्ध से यह खतरा एक बार फिर लौट आया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर 30 किलो टन का परमाणु बम रशिया ने इस्तेमाल किया तो 4 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वहीं 1000 किलो टन तक के बम गिराए जाते हैं तो इसका असर भी 100 किलोमीटर तक के पूरे क्षेत्र में रहेगा। यह हमला हिरोशिमा और नागासाकी से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूक्लियर वॉर के खतरे के बीच भारत सरकार राउंड द क्लॉक काम कर रही है। युद्ध स्तर पर मोदी सरकार ने मंत्रियों की फौज उतार दी है जो ये सुनिश्चित करेगी कि यूक्रेन में फंसा हर हिंदुस्तानी महफूज वतन वापस आए। वॉरजोन से खबर यह भी है कि रशियन हमले में अब तक 352 यूक्रेनी लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। रशिया की फौज ने राजधानी कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। ऐसे में मेरी डिबेट का सवाल कि क्या पुतिन की जिद दुनिया को एक और परमाणु युद्ध के मुहाने तक ले आई है? कब खत्म होगा रशिया यूक्रेन युद्ध? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जंग के बाद दुनिया में अलग थलग पड़ गया है रशिया? डिबेट ओपन करूं, पैनलिस्ट के पास जाऊं, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। भारतीयों को लेकर लौटी 7वीं फ्लाइट। 182 भारतीयों को लेकर मुंबई लैंड हुई है फ्लाइट। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से आज 2 और फ्लाइट भारत आने वाली हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1578 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो है कीव शहर में स्टूडेंट्स अभी वहां पे कर्फ्यू नहीं है। आप निकल के जितना दूर हो सकता है आप रिस्क ना लेके कीव स्टेशन पे जाइए। वहां से ट्रेन्स चल रही हैं। आई थिंक कुछ फ्री बिना शुल्क के वहां पे ट्रेन्स चल रही हैं। भीड़ होगी हमारे, अभी देखा मैंने एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए आपने ये जाना कि भारत सरकार का संकल्प क्या है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन संकट पर यूएनएचआरसी की बैठक से संबंधित बड़ी खबर है। सोमवार को आपातकालीन बहस का फैसला किया गया है। बहस के पक्ष में 29 वोट, विपक्ष में 5 वोट पड़े हैं। मतदान में 13 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग में भारत इस बार भी शामिल नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन जितने भी बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं, जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन से वापस लौट करके आए हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत भारत की सरजमी पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि कभी भी हमला ना हो जाए, पर फिर हम रशिया से अपोजिट बॉर्डर पर थे तो वहां पर हम थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे थे, पर फिर भी डर तो था कि हमला हो सकता है, क्योंकि हम न्यूज़ों में देखते रहते थे कि कीव में कितने हमले हो रहे हैं और खार्किव में कितने हमले हो रहे हैं। तो हम इस वजह से बहुत परेशान थे और हम गवर्नमेंट का बहुत 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 थैंक्स करते हैं कि हमको वहाँ से जल्द निकाल दिया। तो और कंट्री का जो पार्ट है वो काफ़ी गलत, मतलब हार्मफुल सिचुएशन में है। वहाँ पे कंडीशन काफ़ी हार्श हो गई है। तो बस मैं उन बच्चों के लिए दुआ करना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी मदरलैंड पे आ जाएं। मेरी और फ्रेंड से बात हुई है, वो बस यही कह रहे हैं कि खाने पीने को मिल रहा है बट थोड़ा कम मिल रहा है। वो भी मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी क्योंकि फिलहाल सिचुएशन ही ऐसी है, बट वो हैंडल करें, इट्स वेरी गुड। मैं जो मेरे दोस्त फंसे हुए हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वो 3-4 दिन से बंकर में ही बंद है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, खाना 2 दिन में एक बार आ रहा है एम्बेसी की तरफ से, वो भी बहुत लिमिटेड। हमारे जो हॉस्टल के ऑफिस के लोग हैं उन्होंने अरेंज किया था ट्रांसपोर्ट, तो बॉर्डर पहुंचने के लिए तो आधा घंटा लगा, बट क्लियरेंस के लिए हमें 9 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद हंगरी की इंडियन एम्बेसी आई थी, वो हमें लेके गए एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट पे हमारा 6 आवर्स का वेट, डिले हो गई थी फ्लाइट। उसके बाद फिर फ्लाइट आई है। काफ़ी प्रॉब्लम कीव और खार्किवी में है। हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं एंड वो बहुत सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मिसाइल्स वो हो रही हैं और बम भी काफ़ी वो हो रहे हैं, तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं वहाँ पे। और बाकी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं गवर्नमेंट की, उन्होंने हमें बहुत जल्दी और बहुत सेफली निकाल ली। 6 दिन में दुनिया में डिप्लोमेटिक चेंजेस कितने आए हैं? 6 दिन के बाद में यूक्रेन कहां खड़ा है, रशिया कहां पर है,
और इसके अलावा क्या वाकई में परमाणु बम का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है? अमेरिका क्या करने वाला है? जो बाइडेन ने जितने भी शब्द कहे हैं इसके आखिरकार मायने क्या हैं? डिबेट को ओपन करते हैं हम। जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे, रक्षा विशेषज्ञ। अशोक पांडे जी, विदेश मामलों के जानकार। और आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, इंडिया न्यूज, मेरे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल JKS परिहार पर मेरा पहला सवाल आपसे होगा, 6 दिन में दुनिया ने क्या खोया है, क्या पाया है? जंग कब खत्म होगी और आगे क्या इस तरीके का कोई खतरा है कि दुनिया ये कहे कि परमाणु हमले के मुहाने पर आकर के अब रूस और अमेरिका खड़े हो गए हैं? मैं आपके पहले सवाल के तो बाद में जवाब दूंगा, आखिरी सवाल को पहले, कि परमाणु मुहाने पे युद्ध के परमाणु उसमें खड़े हैं, तो इसमें रशिया जितना रिस्पॉन्सिबल है उससे 10 गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं अमेरिका को मानता हूं, नाटो को मानता हूं। ठीक है। उन्होंने जिस तरह से यूक्रेन में पिछले 8-10 साल से उन्होंने एक्टिविटीज करी हैं, उसके बाद में ये तो इस हालत तक आने का पूरी आशंका थी और वो हुई है। फिर अगर रशिया ने गलती करी है कि उन्होंने जो है वहां पर यूक्रेन में ऑल आउट अटैक किए हैं, मैंने पहले सोचा था कि वो ईस्टर्न यूक्रेन के डोनबास इलाके के आगे नहीं जाएंगे, जो कि एक तरह से फाइनल लाइन रहेगी, मगर उसको क्रॉस किए हैं। उसके बाद में जिस तरह से यूएस और नाटो रिएक्ट कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज जिस तरह से खबरें दे रहे हैं कि हम इतने वेपन्स देंगे, इतने फाइटर प्लेन, जैसे आज की खबर है कि 70 फाइटर प्लेन यूक्रेन को दिए जाएंगे, तो ये जो है आग में घी डालने जैसी वाली बात हो रही है। और जब भी कभी कोई वार होते हैं तो टैक्टिकल पोजीशंस में न्यूक्लियर वेपन्स एंड जितने भी मिसाइल्स वगैरह के जो सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट करने के सारे देश करते हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए। हमारे भी होंगे एक्टिव, भले ही हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मगर हाई अलर्ट पे तो सब आसपास के सभी तरफ जाते हैं। अब रहा सवाल ये है कि परमाणु युद्ध का खतरा कहां तक जाएगा। आज की तारीख में ये बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा है। और ये कब हो सकता है कि अगर जैसे नाटो के देश धीरे धीरे अगर यूक्रेन में अपनी एक्टिविटीज बढ़ाते हैं और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आप देखिए कि रशिया के पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा बजाय इसके कि वो एक्ट करे। और वो स्टेज होगी जहां पर ब्रेक पॉइंट होगा, एंड पॉइंट नहीं होगा, ब्रेक पॉइंट होगा, जिसमें चाइना जो है वो ऑटोमेटिकली रशिया के सब, अगर रशिया कमजोर पड़ता है तो चाइना ओपनली साथ में आएगा। ये तो बात हो गई। और वही स्टेज, यही जो सिचुएशन है जिसको कि मैं देखना नहीं चाहता। ठीक है, ये तो बात हो गई रशिया की, ये बात हो गई अमेरिका की, ये बात हो गई चाइना की, ये बात हो गई बाकी मुल्कों की। लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से अशोक पांडे जी, आपसे एक बात मैं करना चाहूंगा। अब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव दिया। पक्ष में 29 वोट पड़े, विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत ने वोटिंग से दूरी बना ली। क्या पिछले 6 दिन में भारत एक कैच 22 सिचुएशन में आ गया है? अगर आ गया है तो आगे डिप्लोमेटिक लिहाज से किस तरीके से बढ़ना सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल में आपका आकलन ये बिल्कुल सही है। कैच 22 सिचुएशन में तो भारत शुरू से ही है, क्योंकि उसके हित इस मोड़ पे या इस पड़ाव पे हैं कि वो खुल करके रशिया के विरुद्ध कोई अपना स्टैंड नहीं बना सकता है। ये तो तय है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि भारत का जो स्टैंड है वो स्टैंड में कहीं वो रशिया के एक्शन को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही एक्शन, ठीक है, हम उसको कंडेम तो कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को टेबल पे आना है, वायलेंस को खत्म करना है, एक तरफा सैन्य कार्रवाई को भी खत्म करना है। लेकिन एक पक्ष में वोट दे करके भारत अपने हितों को और भविष्य को दांव पे नहीं लगाना चाहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी क्या है ना, कीव, खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क, खिरसोन, ओडेसा, इन सभी पर रशिया ने लगभग कब्जा कर लिया है। कीव की तरफ और तेजी के साथ में रशियन फौज आगे बढ़ रही है। जिद और जुनून पुतिन का कहां तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? देखिए, जहां तक है, अगर सफलता उन्हें मिल रही है तो न्यूक्लियर आर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जैसा कि अभी पैनल कह रहा है कि ये जो भी न्यूक्लियर आर्म्स का, न्यूक्लियर कमांड को एक्टिवेट करने का जो घोषणा की गई है, वो मात्र एक मनोवैज्ञानिक कदम कहा जा सकता है, ताकि और दबाव पड़े। और सर आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, सर यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ गई है युद्ध के बीच। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए भारी रहने वाले हैं, ये जेलेंस्की ने कहा है। कीव के बाहरी इलाकों में कई बस्तियां आग में स्वाहा हो गई हैं। आगे बढ़ती रूसी सैनिकों के साथ दिख रहे हैं जलते हुए मकान, यानी मकान जल रहे हैं, तबाही नजर आ रही है, त्रासदी नजर आ रही है। और जेलेंस्की ने यह कहा है कि अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जेलेंस्की वो हैं जिन्होंने लगभग 48 घंटे पहले यह कहा था कि रशिया में ऑर्डर जारी कर दिया है मेरे कत्ल का, यानी मुझे खत्म करने का, पहले मेरे परिवार को निशाना बनाया जाएगा, मुझे निशाना बनाया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। जी, तो जहां तक ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात है, यूक्रेन सेना का मनोबल तोड़ने की प्रक्रिया में ये न्यूक्लियर कमांड एक्टिवेशन की बात कही गई है। अब रहा ग्राउंड पोजीशन जो अभी है, अब कीव से रशियन सेनाएं मात्र अब लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे बची है। तो कहने के लिए अगर बहुत ही विध्वंसक होकर रशिया आगे बढ़ता है तो 24 घंटे में कीव पर कब्जा किया जाता है। लेकिन जो देखा गया है पिछले 5 दिनों में, आज 6वां दिन है, कि कोलैटरल डैमेज को कम करने के लिए रशिया ने पूरा प्रयास किया है। उसके पीछे भी एक कूटनीतिक भावना है कि जो रशिया की पर अगर अपना समर्थक एक वहां मुखिया बिठाएगा, तो अगर वहां की पॉपुलेशन, वहां की लोग अगर एंटी रशियन है, तो वहां पर संभालना मुश्किल हो जाएगा राजकाज। तो ऐसी दशा में रशिया का जो प्रयास है वहां पर अपना वर्चस्व बनाए रखने का। आपसे बातचीत के साथ ये जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर चल रही है ना, एक बार अगर इन तस्वीरों को हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि रशियन फौजें अभी क्या कर रही हैं। मेरे यहां पर बाईं तरफ ये जो तस्वीरें चल रही हैं, इन तस्वीरों को अगर दर्शक देखेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए फ्रेम दर फ्रेम आप ये समझ जाएंगे कि सैटेलाइट इमेजेस में क्या नजर आ रहा है। रशिया की जो फौज है कीव की तरफ बढ़ रही है। कीव की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे खत्म किया जा रहा है। अगर किसी तरह का रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर किसी तरह का प्रतिरोध आ रहा है, तो उसे अपने रास्ते से हटाते हुए रशिया की फौज आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगले 24 घंटे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अगर कीव तक पहुंच जाएगी, यानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं रशियन सैनिक, तो फिर आगे क्या होने वाला है। ऐसे में आलोक मेहता जी, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के ऑर्डर के लिए अलर्ट कर दिया है। पुतिन का गेम प्लान क्या है? पुतिन के जहन में चल क्या रहा है? जी, वैसे तो ये कहना हम लोग उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन पुतिन पुराने खिलाड़ी हैं और इसलिए वो एक आतंक, जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा, वो ये जरूर एक सूचना, जैसे हमने पहले भी कई चर्चाओं में कहा है कि सूचना युद्ध पहले लड़ते हैं, वो डराते हैं कि देखिए। और इसीलिए थोड़ा सा हम ये देखें, अफगानिस्तान में अभी कुछ समय पहले क्या हुआ जी, उन्होंने वो इसीलिए कि भाई वहां का सरेंडर करें और हथियार वहां छोड़ गए। आप ये देखिए पूरी दुनिया में तबाही के, और आज भी क्या कह रहे हैं, यूक्रेन के लिए माने अमेरिका सबसे आगे है, क्योंकि नेटो में 50% तो उसी का सारा शेयर जी, बाकी तो सारी जितने देशों के अन्य देश हैं वो सब शामिल है। वो हथियार दे करके और भड़का रहे हैं, जैसा हमारे एक विशेषज्ञ ने भी कहा। मेरा ऐसा मानना है कि आप घी में आग में घी डाल रहे हैं, घी नहीं डाल रहे हैं, आप तो पेट्रोल डाल रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तो पेट्रोल और तेल की होने वाली है। और वो चाहते हैं कि रूस की सारी तेल गैस सब उस तरह से उसकी सारा बाजार उसका खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि रूस सही कह रहा है, रूस ने गलत कर रहा है। जो युद्ध में जो मासूम लोग मार रहे हैं, देखिए अब जो अभी तक बताया गया है कि 5 लाख लोग से अधिक तो विस्थापित हो चुके हैं, परिवार, छोटे बच्चे। भारत की समझ, इसलिए मैं थोड़ा सा भारत से मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ। भारत की कोशिश करता रहा है कि संबंध में कैसे सामान्यकरण हो, शांति वार्ता हो, लेकिन कल की वार्ता के बाद अभी जो समय दे दिया गया कि फिर आगे बात होगी, लेकिन क्या ये उचित नहीं था कि सबसे बड़ा दबाव राष्ट्रपति के ऊपर पड़ता कि नहीं, आपको अभी मानना चाहिए, जनता को बचाना है। ठीक है, ये बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी है ना, जो बार बार कहे नेटो से मिलना है। अभी कल भी उन्होंने क्या कहा वार्ता में कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य और चेचन्या को भी छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ऐसी शर्तें रखने से तो कोई समझौता होता, युद्ध विराम तो करिए। मेरा ये मानना है कि वो अपने पद को न भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो जिस तरह से मैंने, उनका कोई बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं है, कॉमेडियन रहे हैं, वो पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ ये मजाक कर रहे हैं एक तरह से। मैं ऐसा मानता हूँ गैर जिम्मेदाराना रुख है। हाँ,
जिस तरह, और जैसा कहा गया अमेरिका तो सारी दुनिया में, ईरान इराक देख लीजिए, दुनिया के और मुल्क देख लीजिए, सब जगह उसकी कोशिश, अफ्रीका में देखिए, भारत पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के लिए तो नौसैनिक बेड़ा तक भेज दिया था जब हमारी लड़ाई हुई थी। तो मैं नहीं कह रहा, अमेरिका से आज हमारे संबंध तो हमें रखना है, हम रखते भी हैं, उसके साथ हम बार बार चाहते हैं कि भाई वो अपनी नीति, और संयुक्त राष्ट्र में वो अपना पैसा तक नहीं देता है। एक तरफ आप कहते हैं कि रूस वीटो लगाता है, यदि कोई डिटेल में जाएगा तो जो उसका अंशदान है दूसरे देशों का, उसका जो बनता है वो तक तो यूएन में नहीं देता, लेकिन हाँ वो दादागिरी जरूर चाहता है। और भारत के संदर्भ में इतना कहना चाहिए, भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जहां तक कई बार हमारे अपोजिशन ने भी जो बीच में कल भी जो वक्तव्य दिए हैं, मैं समझता हूँ दुखद है, क्योंकि और किसी में सारे देश के कई चैनल देख रहा हूँ, फ्रांस के, दूसरे देशों के भी, उन्होंने कहीं भी ऐसी बातें आपत्ति नहीं की कि लोग, उनके भी लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे देशों का उससे ज्यादा, ब्रिटेन का उससे ज्यादा, लेकिन वहां कोई हाहाकार नहीं है, वो लाने की कोशिश होती है। और जो पढ़े लिखे छात्र हैं, पढ़े लिखे व्यापारी हैं, वो थोड़ा सा दूरगामी सोचते, थोड़ा सा तो खतरा, इस कैसे भी अचानक संकट आएगा, भूकंप आएगा तो खतरा होता है। तो मुझे लगता है कि इस समय धैर्य से जल्दी वार्ता से शांति के लिए पूरी दुनिया को ताकत लेकिन सर सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही हो जाता है ना कि पुतिन, जैसा कि आपने कहा अपनी बात, अपना जवाब देते हुए शुरुआत में आपने ये बात बोली कि पुतिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और पुतिन का इतिहास बहुत कुछ कहता है। और पुतिन के बारे में एक बात ये कही जाती है कि पुतिन इम्पल्सिव हैं, पुतिन जिद्दी हैं, पुतिन जोखिम लेने वाले हैं। उनकी जिंदगी के न जाने कितने ऐसे इंस्टेंस पूरी दुनिया जानती है। इम्पल्सिव पुतिन क्या करने वाले हैं, आगे इसी पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। युद्ध 6 दिन का हो गया है। क्या आगे आने वाले वक्त में किसी भी तरह से न्यूक्लियर वॉर अगर छिड़ता है तो फिर देश कितने बड़े खतरे के मुहाने पर इस वक्त खड़ा है, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन या फिर अमेरिका, या फिर दुनिया के लिए आगे आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा है। क्या 77 साल के बाद, यानी 1945 के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, एक बार फिर से उसी तरह का खतरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले कि आगे बढ़ें, रशिया ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर तेज कर दिए हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कीव खार्किव के बीच हमला तेज हो गया है। ओक्तिर्खा में सैन्य ठिकाने पर बहुत तेज गोलाबारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया ने यूक्रेन पर सैन्य हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर तेज कर दिए हमले, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। अभी कुछ मिनट पहले की खबर यह है कि हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। मेजर जनरल जेके स्परियार थोड़ी देर पहले जैसा कि आलोक मेहता जी ने कहा कि पुतिन खिलाड़ी आदमी हैं। अब सवाल यही पैदा होता है कि पुतिन क्या क्या कर सकते हैं। पुतिन के बारे में एक बात कही जाती है कि पुतिन अनएक्सपेक्टेड हैं, यानी अप्रत्याशित किस्म के फैसले किया करते हैं। जैसे लोग मानते थे पुतिन क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, उन्होंने कब्जा किया। डोनबास इलाके में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, युद्ध छेड़ा। फुल फ्लेजेड वॉर नहीं करेंगे, लेकिन वॉर किया। डोनेस्क में कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन किया। लुहांस्क में कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन किया। ये इंपल्सिव पुतिन कर क्या कह सकते हैं? देखिए, आलोक जी ने बहुत सही विश्लेषण किया है, और वो जो है इस तरह के विश्लेषणों की यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर नहीं है, खुद यूनिवर्सिटी। और रहा सवाल इसका कि कौन, अगर कोई लीडर होता है जो आगे जाता है तो उसमें हद से ज्यादा जाने का जुनून, जिद और डिसिसिवनेस होनी चाहिए। मैंने इंदिरा गांधी में देखी थी। आप शिपिंग, भले ही हमारे दुश्मनी जो जाते हैं वो है, पुतिन है, और हमारे यहाँ जो है मोदी जी है। मैं उनका भक्त नहीं हूँ, बट द वे ही इज कंडक्टिंग, ये जो है यही उनको दुनिया में दूसरे लीडर से अलग करते हैं। तो असली लीडर जो होते हैं वो पुतिन, शिपिंग और नरेंद्र मोदी जैसे आज के उसमें है, बाकी सारे तो राजनेता होते हैं। आप अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीम जो डिसीजंस लेते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं आपका। और पुतिन अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, भले ही ये कार्रवाई हो गई, बट वो उन्होंने जो एक्शन वो किया है, ये डू एंड डाई का सवाल है रशिया के लिए, पुतिन के लिए नहीं है, रशिया का फ्यूचर। दूसरा ये है कि अगर इस उसमें रशिया पिछड़ता है तो अमेरिका का डोमिनेंस और नाटो का इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर पे चली जाएगी, और वो सबसे बड़ा खतरा होगा। और उसको काउंटर करने के लिए ही मैं समझता हूं कि शिपिंग और पुतिन जो है वो आगे आए। अब भारत का भविष्य क्या होगा? आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी एक्शंस हैं वो बिल्कुल 100% परफेक्ट। उन्होंने जो है एक्सटेंड करके अमेरिका को एक तरह से दे दिया है, हिंट दे दिया कि हम आपके साथ पूरे नहीं है,
रशिया को उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर अपनी इन एक्शंस का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको इनको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सलाह उन्होंने दी है। यूक्रेन के लिए वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको मेडिसिन और दूसरे सप्लाई डिजास्टर मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं, तो वो आपने अपना ये ओपन कर दिया है कि पीस कीपिंग अगर यूएन के होंगे तो उसमें जो है वो कोई लीडरशिप अगर कोई देश ले सकता है तो भारत ही लेगा। तो भारत जो है वो पीस कीपिंग मिशन अगर जरूरत पड़ेगी आगे चल के रिहेबिलिटेशन की, हमारा लीड होगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कंट्री हैं। भारत ने वक्त पर जब गेम चेंजर इवेंट आए हैं तो ये कहना है मेजर जनरल एस.के. परिहार का कि भारत ने कड़े फैसले, बड़े फैसले, डिसाइसिव रह करके ये बताया है कि फैसले किस तरीके से लिए जाते हैं। और मोदी सरकार अभी के लिए फिलहाल जितने भी फैसले ले रही है राउंड द क्लॉक काम कर रही है। 4 मंत्रियों के जिस तरीके से लगाया गया है, विशेष राजदूत बना करके अलग अलग कंट्रीज में 5 अलग अलग मुल्कों में भेजा गया है, वो मुल्क जो कि यूक्रेन के साथ में लगते हैं और जिनके जरिए ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं इन्हें महफूज वतन वापस लाया जाए। लेकिन पुतिन के पास में 3 रास्ते बचते हैं। अशोक पांडे जी, 3 रास्ते। पहला रास्ता, बातचीत की मेज पर यूक्रेन से जितनी भी बातें हैं मनवा लें। दूसरा रास्ता, राजधानी कीव पर कब्जा जमाकर कठपुतली सरकार बना दें। और तीसरा ये कि जंग का स्केल बढ़ाकर यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी हमले शुरू कर दें। आपको क्या लगता है, तीनों में से कौन रास्ता पुतिन अख्तियार करेंगे आगे आने वाले दिनों में? देखिए, पहले 2 रास्ते तो वो अख्तियार कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो ये पूरी कार्रवाई हुई थी उसके मूल में तो यही था कि वो एक सैन्य कार्रवाई के द्वारा रिजीम चेंज चाहते थे वहां पे, उसमें वो लगभग सफल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो ये नाटो और अमेरिकन फोर्सेस जो अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और यूक्रेन बार बार उतावला हो रहा था नाटो ज्वाइन करने के लिए, वो उनके लिए बड़ा इरिटेटिंग पॉइंट था। तो ये 2 मुख्य मुद्दे तो यही है। अब सवाल ये है कि जैसा हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने, लेकिन अशोक जी, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेकिन आप ही से एक और सवाल मेरा कि ये सब कुछ करके क्या रशिया को ये अंदाजा नहीं होगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत अलग थलग पड़ भी गया है और आगे आने वाले दिनों में और भी अगर भारी सैंक्शंस होते हैं तो फिर और भी अलग थलग पड़ जाएगा और ऐसे में ग्लोबल डिप्लोमेसी में रशिया की कोई जगह बचेगी नहीं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रशिया को इस बात की परवाह कहां है? देखिए, जब रशिया जिस रास्ते पे जा रहा है और खासतौर से पुतिन साहब के बारे में जो हम कह रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी उसमें छुपा हुआ है। ठीक है। तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन उनका रिस्क है, उतना रिस्क वो लेने को तैयार हैं। लेकिन अगर उनकी जो 2 या 3 उद्देश्य हैं, रिजीम चेंज, नाटो में यूक्रेन सारी जिंदगी के लिए कह दे कि हम इनसे कोई हॉबनॉपिंग नहीं करेंगे और अपने हितों को वो सुरक्षित कर सकें, तो मेरे ख्याल में पुतिन साहब को ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता था, ऐसी स्थिति में अब पुतिन साहब को सारी दुनिया समझ गई, इसलिए सबको ये प्रयास करना है कि उनको लाल कपड़ा ना दिखाएं लोग, उनको सफेद कपड़ा दिखाने की कोशिश करें। तो ये अमेरिका बार बार ना कहे कि हम ये हवाई जहाज आप भेजेंगे भी कहां से, आप ये भी तो सोचिए ना। और बाकी नाटो के फोर्सेस ये ना कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम कुछ, मतलब यूक्रेन को तो तबाह कर दिया ना आप लोगों ने। तो अब जिसको हम बोलते हैं रियल पॉलिटिक्स, उसको अप्रिशिएट करते हुए पुतिन साहब को सफेद झंडे दिखाने की आवश्यकता है, तभी आप उनको कंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज ही इज ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। दूसरों का डिस्ट्रक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन साथ साथ चलेगा। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे, अशोक जी ये कह रहे हैं कि पुतिन को इस वक्त सफेद कपड़ा, सफेद झंडा दिखाने की जरूरत है, ना कि लाल कपड़ा दिखाने की। लाल कपड़ा अगर एक जानवर होता है ना, जिसे अगर लाल कपड़ा दिखा देते हैं अपनी सींग निकाल करके अटैक करने के लिए आ जाता है, और आज की तारीख में पुतिन वही बने हुए हैं। अशोक पांडे जी ये कहना चाहते हैं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या सफेद कपड़ा दिखाने भर से पुतिन मान जाएंगे? क्योंकि पुतिन को मनाने के लिए इससे पहले भी नाटो ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जोर लगाया, अमेरिका ने भी सारे चैनल्स ओपन किए, जोर लगाया, लेकिन जो सफेद कपड़ा है ये पुतिन इसको समझ नहीं पाते हैं, या सफेद कपड़े की जो डिप्लोमेसी है ये पुतिन समझ नहीं पाते। तो ऐसे में क्या? देखिए, जो सफेद कपड़ा होगा ना, उस पर लिखना होगा कि यूक्रेन नाटो में नहीं आएगा। अगर ये साफ साफ शब्दों में लिखा होगा तो निश्चित रूप से युद्ध आज ही और इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूरी कवायद जो हो रही है वो यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल न हो। लेकिन ऐसी जरूरत क्यों है? आप देखिए, यूएसएसआर के जो देश थे सभी एक एक करके ये नाटो में शामिल हो गए। अब नाटो का जो विस्तार हो रहा है किसके लिए हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? आप पूरा नाटो बहुत बड़ा आप बना लीजिए अम्ब्रेला, अब किसके खिलाफ लड़ेंगे? ये
निश्चित रूप से या तो रशिया होगा और चाइना होगा। चाइना इसलिए घबराता नहीं है कि बहुत दूर है नेटो कंट्रीज, उससे ज्योग्राफिकल डेप्थ उसके बहुत जबरदस्त है। जो अभी स्ट्रेटेजिकल डेप्थ रशिया के पास है यूक्रेन, बेलारूस और क्रीमिया की वजह से, वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होते ही समाप्त हो जाएगा। उसका दुश्मन जो अभी लगभग 800-900 किलोमीटर दूर है, वो उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। तो सोचिए उसकी जो सैन्य नीतियां हैं, कूटनीतिक उसकी जो स्टैंडिंग है, सब में उसको बदलाव करना पड़ेगा। तो पुतिन चाहते हैं कि वो दिन आए ही नहीं जब वो 365 दिन प्रेशर में रहे। वो चाहते हैं कि ये एक समस्या का समाधान वो कुछ दिनों में ही कर दें, और लगभग लग रहा है जिस प्रकार से वो चल रहे हैं कि इस दिशा में वो बढ़ रहे हैं और बहुत शीघ्र ही वो उसको प्राप्त भी कर लेंगे। सर, लेकिन आपने एक बात बोली है डॉक्टर पांडे, आपने एक बात बोली है, मैं आपसे ही मेरा ये सवाल है, इससे पहले कि मैं हेडलाइंस की तरफ बढ़ूं। डॉक्टर पांडे, आपने ये कहा कि रशिया ये चाहता है कि कुछ दिन के अंदर ही समाधान निकल जाए, लेकिन कुछ दिन के अंदर समाधान निकला कहां? रशिया कहता था कि मेरे पास में 336 मिसाइल है, रशिया ये कहता था कि हमारे पास में 4684 तोप है, रशिया ये कहता था हमारे पास में 5220 हथियारबंद वाहन है, रशिया ये कहता था कि 2840 टैंक हैं, फिर भी 6 दिन गुजर गए, अभी तक जीत नहीं पाए। मैं इसी बात की ही मैं समझ रहा था कि ये एक प्रश्न आएगा और उसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। देखिए, शुरू से हम 6ठे दिन में पहुंचे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जो कोलैटरल डैमेज है जी, जो कि रशिया ने इसको कोलैटरल डैमेज को कम करने के लिए 2 रणनीति अपनाई। पहली नीति कि वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस को उसने डाइल्यूट कर दिया। अभी पूरा कीव, जो यूक्रेन की सेनाएं हैं, पूरे यूक्रेन में लड़ रही है पॉकेट्स में। अगर ये सब एक साथ कीव पर रहती तो निश्चित रूप से ज्यादा हानि होती यूक्रेन को, क्योंकि रशिया को उसी के अनुपात में फोर्स अप्लाई करना पड़ता। अभी पॉकेट्स में लड़ाई हो रही है, तो जो फोर्स था वो डिसॉल्व हो गया। दूसरी बात, जो कोलैटरल डैमेज नहीं हो, इसका जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मात्र कारण यही है कि एक अच्छे संबंध चाहते हैं वो वहां के लोगों के साथ, और वो पांडे सर, चूंकि मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है, चूंकि आपने कोलैटरल डैमेज की बात की है, कोलैटरल डैमेज का स्केल और कैनवास बहुत बड़ा हो गया है, जिसे लेकर के अभी तक डर जताया जा रहा था। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, अभी तक ये कहा जा रहा था कि विद्रोही आपस में लड़ेंगे, अभी तक ये कहा जा रहा था सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सिविलियंस अछूते नहीं रह गए। कोलैटरल डैमेज हुआ है, इसका कैनवास बहुत बड़ा है। 6 दिन के बाद अब क्या होने वाला है, युद्ध कब तक चलेगा, युद्ध कब बंद होगा, रशिया क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करेगा, और क्या परमाणु युद्ध के मुहाने पर दुनिया आकर के खड़ी हो गई है, इसी बहस को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले यूक्रेन युद्ध के पार क्या अब छिड़ जाएगा न्यूक्लियर वॉर? इससे पहले कि आगे बढ़ूं, इस वक्त की बड़ी खबर कीव की तरफ बहुत तेजी के साथ में रशिया की फौज बढ़ रही है। रशिया की सैन्य टुकड़ी कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर रह गई है। कीव के बाहरी इलाके में रशिया के टैंक की कतार लगी हुई है। एक बार हम डॉक्टर डीके पांडे, आप अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपके साथ बात हो रही थी, और साथ ही हमें यह भी समझाएं कीव पर पूरी तरह से कब्जा हो जाने का मतलब क्या है, ये ग्लोबल इंडिकेटर किस तरीके से रशिया के लिए बन जाएगा? देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रो रशियन सत्ता पार्टी को वहां पर सत्तारूढ़ करना। ठीक है। और अब जैसे जैसे हम कीव बढ़ेंगे तो वहां पर कंट्रोल करना हर एक चीज का, ऐसा नहीं केवल मात्र जो है राष्ट्रपति को वहां से निकाल दिया या उनको वहां से खत्म कर दिया तो उससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। मुश्किल ये है, युद्ध आज अगर समाप्त होता है तो कल से जो दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा, कूटनीतिक युद्ध होगा, और उसके आयाम विभिन्न होंगे और वो बहुत ही विकट और विषम परिस्थितियों में होगा। तो वो इक्वेशन जो वर्ल्ड पीस के ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो देखना होगा। क्योंकि डॉक्टर पांडे, क्योंकि आप युद्ध के अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं, और युद्ध का जो अगला चैप्टर होगा, जो पूरी दुनिया को जिस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। आलोक मेहता जी, रशिया के साथ में अभी कौन कौन है? टैक्टिकली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये समझना जरूरी है। रशिया के साथ में है चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तरी कोरिया। यूक्रेन के साथ में है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या आपको लगता है ये इस तरह की गुटबंदी है, या इस तरह की गोलबंदी है, या इस तरह की घेराबंदी है कि आगे आने वाले वक्त में 3rd वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है?
कतई नहीं राशिद जी, मैं कहूँगा हम लोग खास करके जो जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार मीडिया के लोग हैं, कभी ये नहीं मान सकते कि इस तरह का युद्ध इतना ही पागल नहीं होंगे, नंबर 1। दूसरा, मैं अभी जनरल परिहार साहब ने कहा, उनका बहुत शुक्रिया है, मैं थोड़ा सा उनके साथ असहमत भी इसलिए हूँ कि हम उनकी तुलना शी जिनपिंग और पुतिन से भारत की प्रधानमंत्री की कतई नहीं कर सकते। अपने यहाँ लोकतंत्र उनसे अधिक मजबूत है, वो तानाशाह है। मैं इतना तो मानता हूँ कि पुतिन और वो अपनी मनमर्जी का करते हैं। और मैं आपसे भी थोड़ा सा राशिद जी कहूंगा, आप जो करें ना वो शॉर्ट टर्म, ये जनरल इंप्रेशन होता है कि अचानक देखिए, अचानक राशिद कैसे प्रकट हो गए चैनल पे। पहले से क्या उनको पता था कि कुछ होने वाला है? क्या केजीबी ने उनको बता दिया था? अरे हम लोग दूरगामी तैयारी करते हैं छोटा चैनल चलाने पर भी। तो केजीबी का जो प्रमुख रहा है और जिसने जिस समय सोवियत संघ टूटा है उस समय जो केजीबी में काम करता था, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक ढंग से भी, मतलब और प्रधानमंत्रियों का भी पहले था, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सोचते थे, कई बार उसमें गलतियां भी होती है। नेहरू के समय 62 में सोचा गया दोस्त होगा, या हमने बांग्लादेश के समय में जो लड़ाई लड़ी थी, ऐसा नहीं है कि रातों रात हुआ था, वो सोच समझ करके। हमारे साथ तो दोनों रक्षा के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि रात को सोचा और जाकर के बस बांग्लादेश में जाकर कुछ लड़ाई लड़ ली, बहुत पहले से सब। आलोक सर यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। ये एक तस्वीर है, एक बार अगर पूरी स्क्रीन पर हम डाल सकें, ये आज की सबसे मजबूत तस्वीर है। और आप ये देखें कि सड़क पर ही किस तरह से लोगों ने बंकर बना करके रखा है, अंदर अंडरग्राउंड बच्चे हैं। ऑडियो आप किया जाए ताकि हम ये समझ सकें कि कितनी चीख है, कितनी चिल्लाहट है, कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे ना, ये कीव के आसपास की है और खार्किव के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर बचने के लिए कई लोग सड़क को ही खोद करके एक तरीके का बंकर बना चुके हैं। और जितनी गोलाबारी हुई है, जितने बम फूटे हैं, तस्वीरों में देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का स्केल कितना ज्यादा है। हालांकि शुरू में यह कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, लेकिन अब सिविलियंस बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आलोक जी, बात आगे बढ़ाएं आप। देखिए, इसीलिए मेरा कहना है, देखिए ये स्थिति जो युद्ध की पैदा करने की यूक्रेन के राष्ट्रपति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका अधिकार है, वो क्योंकि चुने हुए वो भी राष्ट्रपति हैं। लेकिन देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, भाई केजीबी अपना प्लान कर रहा था, क्या नाटो अमेरिका, तो वो भी तो 20-20 साल की योजनाएं बनाकर बैठे हैं ना, कि पूरी यूरोप में जब से जर्मनी का विभाजन हुआ, मैं तो जर्मनी में रहा हूँ, आप जानते हैं, मैं जानता हूं उस समय एक जब अलग था, उसके बाद कैसे उस एकीकरण हो, कैसे फिर पूर्वी यूरोप में धीरे धीरे पश्चिम का प्रभाव बढ़े। तो ये सब नीतियां पहले से धीरे धीरे करके होती है। भारत भी पहले कम करता था, पहले से अधिक हमारे पास सक्षम भी है, हमारी सेना भी है, और इसलिए ये जो विभीषिका है ये देखी नहीं जाती। आपने ठीक कहा, और हमसे तो इसीलिए दिखाते हैं कि लोग युद्ध का एहसास करें। हमारे अन्य लोग कहते हैं अरे कल चढ़ जाइए, मार दीजिए, परमाणु युद्ध किस लिए बढ़ाया। हमारे तो बहुत बड़े, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन वो एक समय में उन्होंने 2001 में लिखा बड़ा बम किस लिए बनाया है, मार दो भाई। आप 9/11 के बाद या किसी भी स्थिति में हम परमाणु बम का इस्तेमाल करने की बात हमारे यहाँ भी लोग करते हैं। वो नहीं देखते कि युद्ध में कितने, साधारण युद्ध में कितने परिवार तबाह होते हैं। बाद में कहते परिवार के लिए क्या किया। तो मुझे लगता है कि इस समय ये अभी हम पहले भी कह रहे थे, ये ठीक है, लेकिन इससे साथ में दूसरा खतरे पर हमें सोचना चाहिए। शी जिनपिंग, मेरा ऐसा मानना है कि चीन रूस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा आने वाले समय में। महाशक्ति में वो अमेरिका को और रूस को तो पहले ही पीछे छोड़ा है, और रूस को भड़काने में भी चीन का पीछे से पहले उसका साथ दिया है कि तुम्हें अमेरिका से लड़ना है, क्योंकि और प्रोवोकेशन जैसा कहा गया, अमेरिका तो चीन और रूस, ये ठीक है, विचारधारा की दृष्टि से कम्युनिज्म का विरोध करे, लेकिन व्यापार चीन के साथ भी अमेरिका करता रहा और रूस से भी आज भी करता रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी कितना बड़ा वहां पर दोनों देशों का एक दूसरे में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को कठपुतली बनाने का रूस अभी जो कोशिश कर रहा है, मैं समझ सकता हूं कि वो भी एक कठपुतली किसी जगह बनाना, लोकतंत्र कायम होना चाहिए, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे वो यूक्रेन हो। लेकिन इस समय भारत की स्थिति बहुत ही और ज्यादा नाजुक है, क्योंकि हमें देखना होगा कि यदि उससे रूस का और चीन का इस तरह का साथ बढ़ गया और उससे उसकी दुनिया में मतलब इस तरह की कोई चीजें की, तो वो कल चीन ताइवान पे भी करेगा, हमारे यहाँ भी दबाव बढ़ाएगा। अभी हम इस समय, जैसा आपने देश गिनाए, देखिए पाकिस्तान का भरोसा मत करिए, आपने नाम तो गिना दिया रशिया के साथ। रशिया आप समझ चुका है कि वो तो कभी चीन से भी पूरी चीन की गोद में जाके बैठा है। सर, वो आलोक सर आपको रुकना पड़ रहा है, आलोक सर आपको रुकना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसकी बिग ब्रेकिंग है। बेलारूस को अमेरिका ने सीधी चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कह दिया गंभीर नतीजा भुगतेगा बेलारूस।
रशिया की मदद करने पर अमेरिका ने बेलारूस को सीधे तौर पर धमकी दी है। बेलारूस के रास्ते भी हमले कर रहा है रशिया। अब बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में चूंकि रशिया के फौजी तैनात हैं, लिहाजा अब अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया है कि बेलारूस भी गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये किस तरीके के, अशोक पांडे जी, ये किस तरह के इंडिकेशंस हैं? अगर अमेरिका ने बेलारूस को सीधी धमकी दी है तो इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? इसका मायने है एक दूसरा लाल झंडा। और इसका क्या मायने हो सकता है? यही तो मैं तब से कह रहा हूं कि अमेरिका शांत बैठने वाला नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, हम पुतिन की बातें कर रहे हैं, अमेरिका की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके मन में क्या है? वो शांति चाहते हैं, वो यूक्रेन के हितैषी हैं या हितैषी के गाब में यूक्रेन और वहां के लोगों के दुश्मन है? दुनिया को ये समझना पड़ेगा। अब बेलारूस में तो यूक्रेन को भी थोड़े रिजर्वेशंस थे, वो खुद वहां बात नहीं करना चाहते। लेकिन अमेरिका एक्शन करता भी तो नजर नहीं आता ना अशोक जी। बाइडेन कहते हैं जंग बंद करो, बाइडेन कहते हैं रशिया को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, बाइडेन कहते हैं बेलारूस को नतीजे भुगतने पड़ेंगे, बाइडेन ये कहते हैं कि नाटो के सैंक्शंस लग जाएंगे, बाइडेन ये कहते हैं कि सैंक्शंस को और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन असली एक्शन में जो बाइडेन नहीं है, यही एक वजह है कि पुतिन अपनी जिद आगे बढ़ते हुए पूरी किए जा रहे हैं। हाँ, और उनको जिद पूरी करने के लिए ये मौके दिए जा रहे हैं। हाँ। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आलोक जी भी यही कह रहे हैं, परिहार सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई कोई एक सतत बड़ी इंटेंसिव लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हो रहा है? अब ये दोनों देश बात कर रहे हैं, इन्हीं को बात करने दीजिए। अगर आप मध्यस्थता नहीं कर सकते, अब वो बेलारूस में अगर वो बातचीत करने को यूक्रेन तैयार हो गया है, तो अमेरिका को इसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? ये तो यूक्रेन को भी पता है कि वहां रूसी फौजें हैं, लेकिन बेलारूस ने कम से कम ये आश्वासन दिया है कि हमारी धरती से कोई मिसाइल नहीं जाएगा। मैं एक चीज समझ नहीं पाता। बचपन से पढ़ करके हम लोगों ने ये जाना कि दुनिया के लेवल पर, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, मैं बहुत कम ज्ञान है मेरे पास में, लेकिन हम अभी तक ये पढ़ते चले आते थे कि युद्ध की कोई अगर विभीषिका होती है तो बचाने के लिए कौन आएगा? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी तक ये जानते थे अगर महामारी की विभीषिका होती है तो बचाने के लिए कौन आएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहीं पर पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो कौन बचाने के लिए आएगा? वर्ल्ड बैंक। क्या आपको लगता नहीं कि पिछले 1-2 साल में ये संस्थाएं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं? यानी रहते तो हैं, दिखते तो हैं कागजों पर, लेकिन असल इनका कोई एक्शन होता ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसके सवाल के पहले आलोक जी ने जो मेरे उस पर टिप्पणी की थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं विचारधारा की बात नहीं कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक है और वो पूरे 100% लोकतांत्रिक है, चीन और रूस के नहीं है। मैंने जो सिर्फ कहा था कि जो डिसिसिवनेस, जो एक स्ट्रांग लीडरशिप की होती है, जो वर्ल्ड लीडर जो बनते हैं, वो क्वालिटीज जो है वो ये तीनों में है। मैं उनका व्यक्तिगत कंपैरिजन में नहीं कर रहा था कि इतिहास पुरुष बनने में जो खासियत होती है कि जिद, जुनून और आगे जाने की, हद तक आगे जाना, वो मेरा वो था। रहा सवाल यूनाइटेड नेशंस का, तो आप देखिए उन्होंने कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसको कि उन्होंने रोकने में सफलता हासिल करी। WHO और यूनिसेफ ऐसी संस्थाएं थी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस पर उनकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी हुई है और वो करते रहे। मगर कोविड टाइम में वो WHO भी उसमें पिछड़ गया है, क्योंकि प्रॉब्ली इनके जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है और दो देशों के, रूस और इसके अमेरिका और चाइना के बीच में जिस तरह के फाइनेंशियल उनके रिलेशंस हैं, वो कंपल्शन जो है इन संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। और अब एक तरह से जिस तरह से ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद और ह्यूमन राइट का, आप ह्यूमन राइट कमिश्नर उनका देख लीजिए, UN का, वो बिल्कुल ही बाइस्ड है। वो भारत से एक छोटी सी घटना भी अगर घट जाए, अगर मैं कुछ बोलूंगा उस पर मेरे खिलाफ संकट लगाएंगे। दूसरे देशों पे वो कुछ नहीं करते। मेजर जनरल जेकेएस परिहार आपका, डॉक्टर DK पांडे आप, अशोक पांडे जी, आलोक मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे डिबेट में अपना बेशकीमती समय आपने निकाल करके आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से। लेकिन हाँ, अंत में एक ही बात हम कहेंगे, दुनिया ने 1945 में आखिरी बार परमाणु युद्ध देखा। 1945 वो साल जब हिरोशिमा पर 15 किलो टन का बम गिराया गया, नागासाकी पर 20 किलो टन का बम गिराया गया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगर पुतिन अपने इंपल्सिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो रशिया के पास में है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी 44 किलो टन का बम, जो कहीं पर भी अगर गिरेगा तो एक बार में लगभग 60 लाख की आबादी को प्रभावित कर देगा। क्या ऐसी कोई नौबत, क्या ऐसा कोई खतरा सामने खड़ा है? कीव तक अगर रशिया की फौजें पहुंच गई हैं तो फिर क्या यह माना जाए यूक्रेन पर कब्जे का आखिरी पड़ाव यह है?
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बेलारूस को अगर अमेरिका ने धमकी दे दी है कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो क्या यह माना जाए कि जंग में आने वाले दिनों में सीधे तौर पर अमेरिका भी उतरता नजर आएगा? अगर अमेरिका उतरता नजर आता है तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे किसी खतरे का अंदेशा है या फिर नहीं? यूक्रेन से बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। रशिया क्या कुछ कर रहा है, यह भी सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं